जय हिंद दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले कपिल सिब्बल को एक बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगा है। कपिल सिब्बल ने जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर के एक बयान दिया था और कहा था कि जस्टिस यशवंत वर्मा बेहतरीन जजों में से एक हैं और दिल्ली पुलिस के काम को लापरवाह कहकर के आलोचना भी करी थी। लेकिन वही जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर के जिसका समर्थन कपिल सिब्बल ने करी थी, एक बहुत ही तगड़ा झटका लगा है। जज के खिलाफ जांच हो रही है, आंतरिक साजिश हो रही है। ये कपिल सिब्बल बार बार पलटवार करते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा के समर्थन में दलीलें दे रहे थे और बातें कह रहे थे। सोशल मीडिया पे माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो है वो आंतरिक साजिश हो रही है, गलत हो रहा है जज साहब के साथ। लेकिन बड़ी खबर दोस्तों ये आती है कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया है। अब सवाल ये उठता है कि जिसको बचाने के लिए कपिल सिब्बल इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि बेहतरीन जजों में से एक हैं जस्टिस यशवंत वर्मा, लेकिन आज उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। बहुत अच्छी बात है। एक भ्रष्टाचार में फंस जाएं लोग और फिर उसके बाद इस्तीफा दे दें और फिर उसके बाद मामला जो है वो दब जाए। लेकिन इस बार जो मामला है वो दबने का नाम नहीं ले रहा है। मामला जो है वो और ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। बड़ी खबर दोस्तों यहाँ पे ये आती है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पे भारी मात्रा में कैश मिली और उस मामले में जांच भी हो रही है। ये पता लगाने की पूरी कोशिश हो रही है कि वो भारी मात्रा में जो जले हुए कैश मिले, घर में आग लगा, सरकारी आवास के अंदर जो आग लगे, आखिर वो पैसे कहाँ से आए, इसकी जांच पूरी तरीके से चल रही है। लेकिन उससे पहले अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया, ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन भ्रष्टाचार के जो गंभीर आरोप लगे हैं उसकी आंतरिक जांच जो है वो शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अब आपको जरा बता दें कि आखिर अपने पद से इस्तीफा देने का सबसे बड़ा रीजन क्या है जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर के, जिसका समर्थन कपिल सिब्बल बार बार कर रहे थे। संसद में पद से हटाने पर चर्चा होने वाली थी जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर के, और उससे पहले पद से इस्तीफा देना सबको चौंका दिए। हो सकता है कि शर्मिंदगी और बहस से बचने के लिए ऐसा जस्टिस यशवंत वर्मा ने किया हो। जिस तरीके से ये आरोप लगे हैं जले हुए नोट कैश कांड मामले में, जिस तरीके से यशवंत वर्मा के ऊपर आरोप लगे हैं, क्या उस शर्मिंदगी और बहस से बचने के लिए उन्होंने पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया? क्योंकि संसद में पद से हटाने पर चर्चा हो रही थी और होने वाली थी, और उससे पहले इस्तीफा देना, इससे भी एक बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। इन्होंने संसद में पद से हटाने पर चर्चा होने से पहले जो इस्तीफा दिया है, इनकी और मुसीबत बढ़ गई है। इस विवाद का कारण जो कैश कांड हुआ, जिसमें यशवंत वर्मा को लेकर के तबादला किया गया, दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला कर दिया गया था, और पद से इस्तीफा देने के बाद अधिकारियों को पैसों की सोर्स की जांच करने का रास्ता साफ हो गया है। जैसे ही इन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद जितने भी सोर्सेज हैं, पहले ये हाई कोर्ट के जज, तबादला हुआ, उसको लेकर के आंतरिक जांच शुरू हो ही रही थी। लेकिन इन्होंने इस्तीफा देकर के रास्ता और साफ कर दिया है। पद से इस्तीफा देने के बाद अधिकारी जो हैं वो खुल करके जांच कर सकते हैं। अब आपको बता दूं यहाँ कि जब कोई व्यक्ति हाई कोर्ट का जज रहता है तो जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उसे सुरक्षा दी जाती है। लेकिन जब इस्तीफा दे दिया जाता है तो वो एक आम नागरिक हो जाता है, और अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई का हाथ डालना और आसान हो जाएगा जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर। अगर कुछ भी आंतरिक जांच में अगर खुलासा होता है तो अब तो ये जज रहे नहीं, अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब ये आम नागरिक हैं, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई को आसानी से कार्रवाई करने में बहुत ही आसानी होगा। अब अगर यह साबित हो जाता है कि पैसे अवैध कमाई या रिश्वत का है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो बड़ी कार्रवाई कर सकती है। और अगर यह भी साबित हो गया कि पैसा अवैध कमाई का है या रिश्वत का है, तो यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएंगे।
और मामला भारी कैश से जुड़ा हुआ है तो ईडी पीएमएलए के तहत पूछताछ के लिए बुला सकती है। यानी चारों तरफ से जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर के मुसीबतें जो हैं वो बढ़ रही हैं, कमने का नाम नहीं ले रही है। पूछताछ में सहयोग ना करने पे यशवंत वर्मा की गिरफ्तारी भी हो सकती है। अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इनसे पूछताछ करती है और अगर ये कोऑर्डिनेट करते हैं, सारे सवालों का जवाब देते हैं, तो फिर इनकी मुसीबत नहीं बढ़ेगी। और अगर इन्होंने कुछ भी टाल मटोल की और पूछताछ करने पे सही तरीके से जवाब नहीं दिया, मुसीबतें बढ़ेगी यशवंत वर्मा की और गिरफ्तारी भी हो सकती है। और ये भी एक डर है कि अगर सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया, गवाहों को डराया धमकाया, तो पुलिस डिटेन कर सकती है क्योंकि वर्चस्व है। तो ये सब चीज़ों पे निगरानी जो है वो बनाई हुई है। अगर प्रशासन को डिटेन करना होगा यशवंत वर्मा को, तो सबसे पहले सीजेआई से अनुमति लेनी होगी कि हमें यशवंत वर्मा को डिटेन करना है पूछताछ के लिए। अब यहां पे एक बड़ी खबर दोस्तों ये भी आती है कि कपिल सिब्बल ने हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां के ऊपर आरोप लगाए हैं कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां जो है वो विपक्ष को दबाने के लिए काम कर रही है, बीजेपी के लिए काम कर रही है, केंद्रीय एजेंसियां दबाव बना रही है विपक्ष के ऊपर। ये हमेशा कपिल सिब्बल ने आरोप लगाए हैं, खास करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर कि राजनेताओं के ऊपर ही दबाव बनाया जा रहा है, राजनेताओं को ही टारगेट किया जा रहा है। जहां पे भी चुनाव आते हैं वहीं पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक्टिव हो जाती है। विपक्ष का ये पुराना एजेंडा रहा है। अगर किसी भी राजनेता के ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अगर कार्रवाई करती है तो राजनेताओं के राजनेता ये सीधा आरोप लगाते हैं कि देखिए बीजेपी की बदले की भावना की राजनीति है, ये बीजेपी करवा रही है। लेकिन एक बड़ी खबर सामने आती है, केंद्र के अधीन में ही काम करने वाले डीआरआई ने मुंबई में एक बड़ी कार्रवाई करी है और इसमें आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कोई बहुत बड़ा राजनेता नहीं है। ये ऐसा नहीं कि बीजेपी शासित राज्य से बाहर का कोई सत्ता है वहां पे, या फिर कांग्रेस की हो या फिर टीएमसी की हो, कोई मुंबई में बीजेपी की सरकार है। और ऐसा नहीं कि किसी राजनेता के ऊपर जो है वो कार्रवाई की गई है। डीआरआई ने मुंबई में 38 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया है। 24 महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। केन्या से महिला तस्कर आए थे, 30 किलो सोना को जब्त किया। ये जो जितने लोग हैं बाहरी देश से आते हैं, भारत के अंदर घुसते हैं, तस्करी करते हैं, सोना, ड्रग्स, तस्करी, ये तमाम चीज़ें जो लेकर के घुसते हैं, इनका मकसद क्या होता है? भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से कमज़ोर करना। लेकिन अब सवाल ये उठाए जाते हैं कि जो आरोप लगाए जाते हैं विपक्ष की तरफ से, बड़े बड़े नेताओं की तरफ से, कि केंद्रीय एजेंसियां सिर्फ और सिर्फ राजनेताओं के ऊपर ही टारगेट करती है, उनके ऊपर छापा मारती है, तो सबसे पहले तो मुंबई में बीजेपी की सरकार है। ये जो केन्या से महिला तस्कर सोना लेकर के आ रही थी 38 करोड़ का, ये कौन सी पार्टी से जुड़ा हुआ है? ये किसी राजनीति पार्टी से तो नहीं जुड़ा हुआ है। और गिरफ्तारी हुई है, डीआरआई केंद्र के अधीन काम करती है, बड़ी कार्रवाई हुई। तो सिर्फ आप ये एक प्रोपोगेंडा फैलाएं, एक माहौल बनाएं कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां जो है वो विपक्ष को दबाने का काम करती है, राजनेताओं के ऊपर ही आरोप लगाती है, एक्शन लेती है, तो ये जो आपका प्रोपोगेंडा है, ये जो नैरेटिव है, वो पूरी तरीके से फेल साबित होता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से डीआरआई ने एक्शन लिया मुंबई के अंदर, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे मामले हैं जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां व्यापारियों के ऊपर, ड्रग्स तस्करों के ऊपर हमेशा एक्टिव रहती है और तुरंत कार्रवाई करती है और उनको घसीट करके जेल में भी डालती है। लेकिन विपक्ष ये माहौल बनाने की कोशिश करती है कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां जो है वो विपक्ष के ऊपर ही टारगेट करती है, कार्रवाई करती है, गिरफ्तारी करती है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।